हे क्लास इन व्हाट्सएप आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया और बेहतरीन चल रही होगी। सो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन टॉपिक्स का आपको एक वन शॉट वीडियो बना के दिया जाए, एक रिवीजन वीडियो बना के दिया जाए, जहां से आप पूरे चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। दैट मींस अगर आप यहाँ के 50 मिनट्स टू 1 आवर अगर आप इस वीडियो पे स्पेंड करते हो, सो बिलीव मी आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है आपके अपकमिंग टर्म 1 के सिलेबस से। सो आज बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर एग्रीकल्चर में हमको बड़ा प्रॉब्लम आता है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं एग्रीकल्चर का एक बढ़िया सा वीडियो बना दूं आपके लिए, एंड साथ ही साथ जहां पे आपको पूरा टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहाँ पे एक एक क्रॉप में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अलॉन्ग विद ऑल द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, साथ ही साथ पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स की क्या क्या आपको करना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर से, ठीक है। प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो गाइस, बिकॉज अगर आपने ये कर लिया तो बिलीव मानो आपने एनसीईआरटी कर ली बच्चे, ठीक है। चलिए तो इसी बात पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक बढ़िया सी चीज आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके टर्म 1 एग्जाम्स आ रहे हैं, वी एन अकेडमी बिलीव इन एक्सेलेंस गाइस। सो आप भी एक्सेलेंस कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर विद अकेडमी प्लस। हालांकि आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट ये है कि अगर आप मेरा कूपन कोड CK01 यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ आपके सब्सक्रिप्शंस पे मिल जाता है। Coming over to me guys, my name is Kunal and I teach SSC every day and on academy only, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ, तो आप मेरे साथ रोज ज्वाइन कर सकते हो रोज शाम को 7 बजे ऑन यूट्यूब, इजंट इट। ऑल्सो आई हैव माय प्लस कोर्सेज ऑन द एप्लीकेशन, तो आप प्लस में एनरोल करके उनको भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अकेडमी एमर्ज आप लोग के बेनिफिट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। हर वीक के वीकेंड्स में हम लोग के मॉक टेस्ट होते हैं, इसको हम अकेडमी एमर्ज कहते हैं बच्चे। यहाँ पे डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलती है, आपके वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट की जो आपके टॉपर्स हैं, यानी कि अगर आप भी हो उनमें से, ठीक है, तो आपको हम फीचर करने वाले हैं अन अकेडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, एंड ऑल्सो गेट एन ऑल इंडिया रैंक। सो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज दिस इज एब्सोल्यूट फ्री, आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं पे करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा अन अकेडमी एमएल्स का, एनरोल योरसेल्फ गाइस। मूविंग ऑन फर्दर, बग्स बाउंड्री बच्चे एक छोटा सा प्रोग्राम है। दैट मींस अगर आपको लगता है वीडियो के अंदर कुछ भी गड़बड़ है तो आप हमें बता सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे एक फॉर्म दिया होगा गूगल फॉर्म, फिल करिए, टेक या नॉन टेक कोई भी एरर हमें बताइए, एंड इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिवॉर्ड यू, अगर आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि बच्चे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं एग्जाम्स के टाइम पे कि सर नोट्स नहीं मिल रहे, सर ये नहीं मिल रहा, सर वो नहीं मिल रहा। तो आपके लिए देखो वन शॉट प्लेटफॉर्म है, दैट इज अनअकैडमी प्लस, जहां पे आपको टीचर्स टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपके लाइव क्लासेस होते हैं, डाउट सॉल्व किए जाते हैं, आपके प्रॉपर हम गाइड करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे डेली बेसिस पे होते हैं, राइट। सो डेली प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल रही होती है। मुश्किल से 1100 समथिंग आपको पड़ेगा, ठीक है। वो भी आप कूपन कोड लगा दोगे CK01 उसके बाद, तो ये पर मंथ का कॉस्ट है, मुश्किल से 1000 से 1100 के बीच, क्योंकि बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर्स हम आपको यहाँ पे देते हैं। तो आई थिंक दैट्स रियली 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 गुड गाइज, बिकॉज अगर आप 4-5 जगह ट्यूशन जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा पैसा वेस्ट करेंगे। तो उससे बहुत बढ़िया है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे घर में सेफ्टी के साथ पढ़ाई करिए और जबरदस्त पढ़ाई करिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बच्चे अनअकैडमी पढ़ाते हैं, राइट। सो अनअकैडमी आइकॉनिक के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ आपको एडिशनल चीजें मिल जाती हैं, जैसे 1-to-1 गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स है, आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है, स्टडी प्लानर, ऐसे सारे बेहतरीन बेनिफिट्स मिलते हैं प्लस के बेनिफिट्स के साथ। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि प्लस के पर मंथ के प्राइस में अगर आप 1000 रुपए बढ़ा दोगे तो आपको आइकॉनिक मिल जाएगा, दैट इज मिनिमम एट द कॉस्ट ऑफ 2000 to 2100 पर मंथ, दैट्स ऑल गाइस, ठीक है। लेकिन बेनिफिट्स बहुत ही अमेजिंग है। मेरा कूपन कोड CK01 जरूर से याद रखिएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस, आपको एक साथ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट्स में करिए, आप जीरो कॉस्ट EMI ऑप्ट करिए, आप जैसा चाहे वैसे करिए। और ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको जरूर से अटेंड किया करिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, पोल्स कर सकते हो, क्विजेस कर सकते हो। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस पूरे टॉपिक की शुरुआत होती है भाई, सबसे पहले बात ये है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर ऑल अबाउट गाइस, ठीक है, कि एग्रीकल्चर होता क्या। देखो हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स as well as rearing the livestock, which means that हम खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो हमारे गाय भैंस वगैरह होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको भी हम लोग पालते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, एंड वी अर्न अ सर्टेन इनकम, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न सिनेरियो, अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो जो हमारा एग्रीकल्चर वो काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रेवलेंट इन द इंडिया, इन आवर कंट्री एज वेल एज इन द एंटायर वर्ल्ड, राइट गाइस। चलिए,
सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। तो इसको की काम करेंगे हम, वर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं, राइट। जैसे कि प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, सब्सिस्टेंस का मीनिंग हो गया सर्वाइवल एंड फार्मिंग। तो ऐसी फार्मिंग जो कि पुराने मेथड्स का यूज करके की जा रही हो और जिसका जो मेजर एम है वो आपका सेल्फ सर्वाइवल है, यानी खुद के नीड्स पूरे करना, वो कहलाता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये काफी छोटी जमीनों पर प्रैक्टिस किया जाता है। दैट मींस जो लैंड साइज है आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, एंड जो टूल्स हम यूज करते हैं यहाँ पे वो बहुत ही प्रिमिटिव पुराने जमाने के होते हैं, यानी कि हम ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स या कंबाइंस का यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू यूज द डिगिंग स्टिक्स हो गए, हमारे हो गए, छोटे छोटे प्लाव हो गए, तो इस टाइप की चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली आपको लग रहा होगा इससे कि भाई ऑब्वियस सी बात है फार्मर के पास ज्यादा पैसा नहीं है, सो ही कैन नॉट हायर द लेबर। सो डेफिनेट सी बात है जो पूरी फार्मिंग है दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द कॉमन कम्युनिटी या फिर उनके खुद के फैमिली मेंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे इनके पास कोई इरिगेशन मेथड्स नहीं होते, या 100% मानसून पे डिपेंड करते हैं कि जब मानसून की बारिश होगी तब इनके जमीन पे जो है पानी पड़ेगा, उसी से फील्ड्स इरिगेट होंगे। देन दे डिपेंड अपॉन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इनके पास मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का फैसिलिटी नहीं है, so they are not able to purchase that because इनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा नहीं होता, and their major aim is to feed their own families, right? Moreover guys, अगर हम बात करें कि इसको कई केसेस में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न, स्लैश मींस काटना, बर्न मींस जलाना, यानी कि बहुत सिंपल, अगर आप बात करेंगे हिली एरियाज की, कई बार अगर आप जाएंगे बच्चे हिली एरियाज के अंदर तो वहां पे आप देखिएगा कि छोटी छोटी कम्युनिटीज होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो लोग एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, या तो काट के या तो जला के, फिर जो एशेज वगैरह बचते हैं ना, राख जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं, फिर जब बारिश होती है तो इरिगेट हो जाता है, उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए अब इस प्रीमिटिव से थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा मॉडर्न जमाने में चलते हैं, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब ही होता है बच्चे कोई चीज जब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के की जा सके। सब्सिस्टेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया थोड़ा सा, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फार्मिंग। बट जो यहाँ पे फार्मिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करना, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो सरप्लस है या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका बचता है उसको आप सेल आउट करो, जिससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सको। ठीक है, सो आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये जनरली उन एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बिकॉज इस टाइप की फार्मिंग में जो लेबर इनपुट है वो काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो लेबर कहां से आएगी, जब आपके पास हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होगा, है ना। सो इट्स अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे बायोकेमिकल इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैंड साइज जो है आपका मे भी थोड़ा स्मॉल हो, लेकिन उसके अंदर जो इनपुट्स है वो हम काफी ज्यादा डालते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जो हमारी उपज है खेत की वो काफी बेहतरीन हो जाती है, काफी बढ़िया हो जाती है, राइट। चलिए इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तीसरे लेवल टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो वो जाता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। जब कभी भी आपके सामने वर्ड आ जाए कमर्शियल, तो हमेशा समझ लीजिएगा वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट। That means whatever we are doing to grow on the farms, that is with the sole purpose of selling it out in the market. So जैसे आपका कमर्शियल लग गया दिमाग में, तब चीज बैठा लीजिए, we are not using for self consumption, we are using it 100% for the market purpose. ओके, अब सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, दैट इज यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। दैट मींस HYV सीड्स, जितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो आपको कमर्शियल फार्मिंग के अंदर मिल जाएंगे। जैसे यूजिंग ऑफ HYV सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सो दैट हमको प्रोडक्टिविटी काफी हाई मिले, बिकॉज मार्केट में बेचने के लिए आपको क्वांटिटी चाहिए, और क्वांटिटी कब आएगा, जब आपके क्रॉप्स हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे और काफी अच्छा ग्रो करेंगे, राइट। सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का बेस्ट यूज कहीं आता है सो आपका कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं आगे बात करूं, कमर्शियल फार्मिंग का ये टाइप है प्लांटेशन। अगर आप में से कोई बच्चा आसाम की तरफ गया हो या बंगाल की तरफ गया हो तो आपने वहां पे टी प्लांटेशंस देखे होंगे, राइट। बहुत बड़े एरियाज में एक सिंगल क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं। आप नीलगिरी की पहाड़ियों पे जाइए, नीलगिरी हिल्स इन द साउथ एरिया, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में आप जाइए, बाबा भूदान हिल्स वगैरह साइड जाइए, कर्नाटका जाइए, तो यहाँ पे आपको बच्चे क्या है कि बहुत सारे कॉफी प्लांटेशंस मिलेंगे।
वही कॉफी जो एकदम मस्त एकदम एंजॉय करके हम लोग पीते हैं, वही वाली कॉफी, है ना। सो प्लांटेशन का डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एमसीक्यू में आपसे आपको सिंगल लाइन दे देगा, आपको बोलेगा डिफाइन करिए। तो प्लांटेशन इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है जहां पे हम वन सिंगल क्रॉप, एक क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है जी। जैसे टी है तो टी प्लांटेशन में सिर्फ चाय लगेगी, कॉफी नहीं लगेगी। कॉफी प्लांटेशन है तो सिर्फ कॉफी क्रॉप होगा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो प्लांटेशन रिक्वायर्स ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत होता है भाई, पैसे भी यहाँ पे बहुत लगते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें माइग्रेंट लेबर्स यानी कि अलग अलग स्टेट से आए हुए लेबर्स जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, एंड उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू सी दैट देयर आर मेनी लेबर्स हु गो फ्रॉम यूपी बिहार एंड द डिफरेंट स्टेट्स टू वर्क इन प्लांटेशंस इन आसाम, इन वेस्ट बंगाल, राइट। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है कि जो रॉ मटेरियल निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स आर सप्लाइड इन द डिफरेंट कॉफी चेन्स, पैक होकर के सेल आउट होती हैं, राइट। सो ये जो रॉ मटेरियल आ रहा है दैट कैन बी सेंड टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, है ना। जैसे इंडिया में अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वी कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ टी, कॉफी, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया। सो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। चलिए, सो ये तो अपने तीन टाइप की फार्मिंग हो गई। कौन कौन सी फार्मिंग के बारे में हमने यहाँ पे बात की? पहले हमने बात की प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, जहां पे जो प्रोड्यूस है दैट इज डन फॉर द सेल्फ सर्वाइवल नीड्स, ठीक है। दूसरे हमने बात की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जहां पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं बोथ फॉर सेल्फ एंड फॉर द मार्केट। तीसरी हम बात कर लेते हैं कमर्शियल फार्मिंग की, जहां पे 100% मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। चलिए, सो अभी इन तीनों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज हमारे क्रॉपिंग सीजन्स। बेटा भारत के अंदर आपको याद रखना चाहिए कि तीन तरीके के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। खारिफ सीजन होता है, राबी सीजन होता है और जैद सीजन होता है। खारिफ जनरली रेनी सीजन के टाइम पे है, राबी आपका विंटर सीजन का टाइम है और जैद आपका समर सीजन का टाइम है। तो एक छोटी सी टेबल है सब कुछ सम अप करने के लिए जो आपको काफी हेल्प आउट करेगी यहाँ पे। अगर मैं सोइंग टाइम की बात करूं कि सो कब का किया जाता है, सो मई से जुलाई के बीच में जो है आपके खारिफ क्रॉप्स को हम सो कर देते हैं, एंड बाई सितंबर अक्टूबर इनको काट के हम लोग सेल आउट कर देते हैं। राबी क्रॉप्स जो कि विंटर क्रॉप्स होते हैं आपके अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे सो किए जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं ग्रो करने में, एंड बाई अप्रैल टू मई जो है ये हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और जैद की बात करते हैं। जैद क्रॉप शॉर्ट सीजन है, 1 से 2 महीने का। समर के टाइम की अगर हम बात करें, जनवरी से मार्च के बीच में हम इसको सो करते हैं और भाई मार्च टू जून के बीच में हम इसको कट करके सेल आउट कर देते हैं। जो आपका खीरा, ककड़ी बच्चे, जो क्यूकम्बर्स हैं, ठीक है, वाटरमेलन से, मेलन से, दे आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द जेड सीजन क्रॉप्स। ओके, क्लाइमेट, एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि बच्चे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्रॉप टू क्रॉप डिफर करती हैं, बट फिर भी हम सीजन का एवरेज क्लाइमेट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है खारिफ क्रॉप्स को। जनरली हॉट वेदर विद लॉट्स ऑफ वाटर। अगर हम बात करें मई से जुलाई के बीच में, तो आपको पता होगा बच्चे कि भारत में मानसून सीजन का टाइम होता है जून से। सो जून से जुलाई अगस्त तक जो है काफी बारिश होती है यहाँ पे, और बारिश के साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही होती है। सो इट्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर द खारिफ क्रॉप्स। राबी के अंदर थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए, हॉट वेदर नहीं, वार्म वेदर, ठीक है। यानी कि आप मान के चलो 15, 16, 17 डिग्री ऑल फाइन, ठीक है। एंड ग्रोथ के टाइम पे थोड़ा सा कोल्ड वेदर भी इनको चाहिए होता है। सो सिंस दे आर द विंटर क्रॉप्स, तो जो विंटर के जनरल कंडीशंस हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड जेड जो है हमारे जल्दी मैच्योर होते हैं, जल्दी बड़े होते हैं क्रॉप्स। ये काफी ज्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में आपको ग्रो करते हुए बहुत आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, खारिफ का एग्जांपल है राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट में, शुगर केन, ये आपके खारिफ क्रॉप्स हैं। शुगर केन हालांकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है कहीं ना कहीं। फिर आपका राबी क्रॉप्स की मैं बात करूं, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गए, पोटैटोज हो गए, बार्ले है, ओट्स है, ठीक है। ये सारे आपके राबी क्रॉप्स हैं बच्चे यहाँ पे। एंड अगर हम जेड क्रॉप्स की बात करें तो आपके पास क्यूकम्बर आता है, मैंगो आता है, मस्त एकदम आम आता है ना, हम लोग गर्मियों में खाते हैं, वाटरमेलन हो गया, मूंग दाल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है ना आपकी काफी ज्यादा जेड सीजन में ग्रो होती हैं। तो ये चार्ट, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज राबी, खारिफ एंड जैद के बीच में डिफरेंशिएटेड रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म्स ऑफ assertion एंड रीजन, राइट। सो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं हमारे भारत में मेजर क्रॉप्स की, कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो भारत में मेजॉरली ग्रो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत के अंदर राइस तो हर जगह आपको मिलेगा, ऑल द बिरयानी लवर्स कैन रिलेट विद मी, है ना। चलो, फिलहाल अगर आप लोग खाते हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो इंडिया में राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यानी क्या क्या हम लोग नहीं उगाते, हम लोग बहुत कुछ उगाते हैं।
तो हम लोग जल्दी से काम करते हैं, क्या क्या हम लोग उगाते हैं उसको फटाफट से देख लिया जाए, है ना। चल तो एक बार के लिए खिजान बन जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द राइस। तो देखो भाई, बिरयानी लवर्स और वेज पुलाव लवर्स, क्योंकि वेज बिरयानी जैसी चीज नहीं होती, ऐसा बिरयानी लवर्स कहते हैं ना। बट भाई हम तो वेजिटेरियन है, हमारे लिए वेज बिरयानी होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर उसको पुलाव कहते हैं, तो आप जो भी कह लो, बट कुल मिला के बात है कि इट इज मेड आउट ऑफ राइस, है ना। तो बच्चे राइस भारत के अंदर बहुत ज्यादा खाया जाता है। आप सदर्न स्टेट्स में जाइए, आप बंगाल जाइए, आप बिहार जाइए, आपको राइस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा मिलेगा। सो अब कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ध्यान रखिए, चीनी मीनी चीन चाओ यानी कि चाइना के बाद हमारा कंट्री नंबर 2 पे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चीनी मिनी चीन चाओ खाए चावल, चीनी ने खाए चावल, ठीक है। तो चीनी ने खाए चावल, आप ऐसे याद रख लो, बिकॉज राइस को हिंदी में हम चावल कहते हैं। सो नंबर 1 पे चीनी ने खाए चावल, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आ गया। तो राइस इज खारिफ क्रॉप यानी कि रेनी सीजन का क्रॉप है, तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल तो ज्यादा चाहिए होगा, है ना। सो दैट इज द रीजन इट रिक्वायर्स रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। आप ऐसे कॉन्सेप्ट लगाइए, लॉजिक लगाइए। राइस कौन सा क्रॉप है? खारिफ क्रॉप। हमने क्या पढ़ा था? खारिफ के मतलब कि रेनफॉल ज्यादा होगा, तो रेनफॉल कितना चाहिए इसको? 100 सेंटीमीटर एंड अबव, ठीक है। टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ह्यूमिडिटी तो ऑब्वियसली हाई होती है, क्यों? क्योंकि जब बारिश के साथ अगर धूप निकल आए तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये जो राइस है कुछ इसी टाइम के आसपास ग्रो किया है ना। सो वेरी सिंपल, तो इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर ऑलमोस्ट अबव 25 चाहिए, और रेनफॉल भी भाई को थोड़ा ज्यादा चाहिए, दैट इज 100 सेंटीमीटर एंड अबव। एंड जहां पे काफी कम रेनफॉल होती है, वहां पे यूजिंग द सुटेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस आप राइस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब राइस कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स है इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलिए, सो बेटा राइस जनरली आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में काफी मिलेगा, साथ ही साथ कोस्टल एरियाज और डेल्टा एरियाज। आप ऐसा दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल है बेटा, राइस को चाहिए पानी, ऐसे माइंड लगाओ। अब आपको इंडिया में अगर ये ढूंढना हो यार पानी बहुत बढ़िया अबंडेंस में कहाँ मिलेगा, सो हमको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, चेरापूंजी, काफी बारिश होती है, सो काफी अच्छा पॉसिबिलिटी है राइस के ग्रो करने का। बंगाल रीजन इज अ वेरी गुड रीजन विच रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो नॉर्थ में अपने इंडिया में ठीक ठाक बारिश होती है। हाँ, हम नॉर्थ वेस्ट में नहीं जाएंगे, राजस्थान वाले साइड, बिकॉज वहां पे बारिश थोड़ी कम होती है, तो वहां पे राइस की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, राइट। कोस्टल एरियाज आपको पता है कि वहां पे जो है मतलब ह्यूमिडिटी वाला कंडीशन रहता है काफी, और बारिश भी ठीक ठाक रहती है, तो कोस्टल एरियाज इज अ गुड प्लेस। ऐसे डेल्टा रीजन्स भी है, वो काफी अच्छी जगह है जहां पे आपको राइस ग्रो किया जा सकता है। तो अपने को प्रैक्टिकली ज्योग्राफी को अप्लाई करना है, दिमाग लगाना है कंडीशंस के ऊपर, एंड देन वी कैन इजीली रिमेंबर द प्लेसेस। चलिए भाई, अगला आ जाते हैं हम लोग व्हीट। ये एक ऐसी चीज है जो आपके घर में रोज यूज होती है। हालांकि राइस भी आपके घर में रोज बनते हैं, बट रोटियां तो बनती ही बनती हैं। राइस में भी एक दिन स्किप कर दे, घर में मम्मी नहीं बनाए, बट रोटियां तो बनती ही बनती है ना। तो भाई रोटी किससे बनती है? हमारी व्हीट से। व्हीट जिसको हम हिंदी में गेहूं कहते हैं, राइट। So wheat is the second most important cereal crop, right बच्चे। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में भारत के मेन क्रॉप है, एंड इट्स अ राबी क्रॉप। तो राबी का मतलब है विंटर सीजन का क्रॉप है। सो टेम्परेचर को डाउन कर लो, रेनफॉल को भी थोड़ा डाउन कर लो, ऐसे लॉजिक लगाना शुरू कर दो। व्हीट कौन सा क्रॉप है? राबी क्रॉप। दैट मींस टेम्परेचर डाउन जाएगा, दैट मींस रेनफॉल थोड़ा डाउन जाएगा, दैट्स एब्सोल्यूट करेक्ट। राबी क्रॉप को कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। भाई साहब ये डर्मी कूल का बहुत बड़ा फैन है ना। चलिए, और एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, पकने के टाइम पे, जब आप देखिए मार्च फरवरी, लास्ट मार्च के टाइम पे राइप होकर तैयार होता है, तो उस टाइम पे धूप काफी कड़क होती है ना। तो धूप भी लाइक ओ भाई कड़क है, तो ऐसे करके। सो दिस इज हाउ इट रिक्वायर्स अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। साथ ही साथ बेटा इसको रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, बाइक को रेनफॉल बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो हमारा जो व्हीट है काफी कम नहाता है। सो सिर्फ 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए होती है, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो काफी शाही टाइप का क्रॉप है, आप कह सकते हैं काफी एलिट टाइप का क्रॉप। अलग ही शौक है इसके, है ना। तो व्हीट के अपने अलग ही शौक है भाई, हमारा राइस बढ़िया है अपना, चिल जिंदगी है उसकी। ये व्हीट ही के अपने अलग ही नवाब वाले शौक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। सो बेटा ये तो व्हीट के ग्रोइंग कंडीशंस हो गए, ठीक है। क्या क्या है? राबी क्रॉप है, तो ऑब्वियसली बात है कूल सीजन होगा, ठीक है। फिर ब्राइट सनशाइन इसको चाहिए होगी, फरवरी मार्च के टाइम आपको पता है कि धूप थोड़ी तेज हो जाती है, ठीक है। एंड 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, दैट इज आल्सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मूविंग ऑन फर्दर, वेट की एक और बात बता देता हूं बच्चों की, भारत के अंदर ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आपसे पूछ लेगा विच आर द टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, फिर आपको ऑप्शंस में दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भारत के अंदर दो बड़े मेजर एरियाज है जहां पे व्हीट ग्रो किया जाता है। पहला तो गंगा सतलज प्लेन्स है नॉर्थ वेस्ट में भारत के, और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू का ब्लैक सॉइल रीजन।
ठीक है जी। तो यानी कि गंगा से लेके सतलज के बीच का वाला जो एरिया है आपका प्लेन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, वहां पे वीट ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ जो ब्लैक सॉइल एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां पे भी वीट काफी ज्यादा ग्रो किया जाता है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, भाई आपको पता है रोटी शोटी कहाँ खाई जाती है बहुत ज्यादा? पंजाब हरियाणा है ना, मक्के दी रोटी, बाजरे दी रोटी, सरसों का साग। तो रोटी शोटी किधर खानी है अपने को? पंजाब हरियाणा खानी है। उसके बाद यूपी के अंदर भी भाई साहब, चलो भाई दाल तड़का के साथ 2 तंदूरी रोटी लेके आना। तो दाल तड़का के साथ 2 तंदूरी रोटियां खानी है अपने, कहाँ पे खाएंगे? यूपी के अंदर। तो भाई बिहार के अंदर आपको पता है बच्चे, लिट्टी चोखा वगैरह बनता है, वो भी व्हीट से ही बनता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो वहां पे भी हम लोग खा लेते हैं। फिर राजस्थान के अंदर तो मस्त एकदम बढ़िया वाली बाटी चूरमा सब बनाते हैं ना हम लोग, सो वहां पे भी व्हीट का काफी यूज होता है। तो राजस्थान हो गया अपना, एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, तो पंजाब हरियाणा में रोटी शोटी खाएंगे, दाल तड़के के साथ तंदूरी रोटी उत्तर प्रदेश में खा लेंगे। बिहार जाके भाई साहब लिट्टी चोखा एकदम गरम गरम खाने वाले हैं व्हीट का यूज करके। और राजस्थान में हम लोग खाएंगे बाटी और चूरमा, और उसके बाद चलेंगे मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपको व्हीट याद होना चाहिए। ठीक है जी, पंजाब से शुरू करेंगे रोटी शोटी खा के एकदम। चलो सो आगे बढ़ते हैं भाई, रोटी शोटियां खा ली, अब हम लोग चलते हैं मिलेट्स। बच्चे मिलेट्स होता है मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज का मतलब ये नहीं कि भाई 500-600 किलो का एक ग्रेन होगा, नहीं नहीं नहीं। मोटा अनाज इज कोर्स ग्रेन्स। आप टेक्सचर देखेंगे इसका काफी रफ टेक्सचर होता है, जैसे बाजरे का सिट्टा, अभी बीच में सॉन्ग आया था ना। तो भाई जो बाजरा है, जो ज्वार है, ये आपका क्या है? मोटा अनाज है, रफेज बहुत ज्यादा, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो काफी बढ़िया होता है। बाजरे दी रोटी आपने सुना होगा ना, सरसों दा साग, बाजरे दी रोटी, मक्के दी रोटी, काफी आपने सुना होगा इस चीज को। तो बेटा जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इसको मिलेट्स कहते हैं। मिलेट्स मीन्स हिंदी में मोटा अनाज। ठीक है, सो ये काफी मोटे ग्रेन्स होते हैं, काफी बड़े बड़े भी होते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल जो रागी होता है, इट्स अ वेरी वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। तो आप समझ सकते हैं एकदम सुपर पावर, सुपर आयरन मैन वाला फूड है। आयरन, कैल्शियम, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सब प्रेजेंट है रागी के अंदर। ज्वार थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया वाइज, अगर हम बात करें, प्रोडक्शन वाइज बात करें, सो इट्स अ थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप गाइस। ठीक है, देन इट्स अ रेनफेड क्रॉप। रेनफेड क्रॉप का मतलब है कि ऐसे एरिया जहां पे बारिश काफी ज्यादा होती हो, मॉइस्चर काफी ज्यादा रहता हो, वहां पे ज्वार काफी बढ़िया ग्रो करता है। ठीक है, एंड जहां पे ये नहीं अवेलेबल होता है, वहां पे अगर आप इरिगेशन कर लेते हैं ठीक ठाक से, तो यू कैन ग्रो द ज्वार गाइस। सो मेजर स्टेट्स, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो एम के याद रख लो। ऐसे करके बहुत सिंपल है, जैसे मम्मी की जो कड़ी है वो औसम है, मम्मी ने कड़ी बनाई औसम, ऐसे याद कर लो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कड़ी खाते हो ना बच्चे, कड़ी बहुत मस्त होता है ना, कड़ी वाली डिश। हाँ, तो मम्मी की कड़ी औसम है, तो ऐसे याद कर लो भाई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो कभी भी कोई ज्वार आपसे पूछे, हमेशा याद कर लीजिए मम्मी की कड़ी औसम, दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से हमारे 3 लीडिंग स्टेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। बाजरी द सिट्टा पे आ जाते हैं, यहाँ पे बाजरी द सिट्टा। सो भाई बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स इन शैलो ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ये 2 तरीके के सॉइल्स बड़ी बढ़िया से याद कर लीजिए, कि सैंडी भाई और शैलो भाई के साथ ये ना इनकी बढ़िया पड़ती है। सैंडी भाई कौन है? अपना सैंडी सॉइल। शैलो भाई कौन है? अपना शैलो ब्लैक सॉइल। सो मेजर बाजरा कहाँ पे ग्रो किया जाता है बच्चे? बाजरा सैंडी सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? डेजर्ट रीजन में। भारत के अंदर डेजर्ट रीजन कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कुछ ड्राई रीजन हैं उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, थोड़ा डेजर्ट कच्छ वाला रीजन जो आ जाता है आपका कई बार, है ना, हरियाणा के। सो ये आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, है ना। सो ये आपको बाजरे यहाँ पे काफी बढ़िया क्वांटिटी में मिलेगा। सो मूविंग ऑन फर्दर, रागी की अगर मैं बात करूं, सो बच्चे रागी जो है वो भी ड्राई रीजन का क्रॉप है, एंड इट ग्रोज वेरी वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो। तो इसके बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, हमारे रागी के काफी सारे दोस्त हैं, काफी सारे सॉइल से जो दोस्त हैं, तो इनके दोस्त का नाम याद रखना, कौन कौन से? रेड है, ब्लैक है, सैंडी है, शैलो है। ठीक है, तो 4 इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। एक और फ्रेंड है लोमी भाई। ठीक है, तो रेड भाई, ब्लैक भाई, सैंडी भाई, लोमी भाई, शैली भाई, शैलो भाई। तो ये सारे इसके फ्रेंड्स हैं रागी के, जिनके साथ ये रहना पसंद करता है। दीज ऑल आर सॉइल्स, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, आपको एक तो हिली एरियाज में रागी मिलेगा, यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड को भूल नहीं जाना रे। ठीक है, फिर कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया आपका, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल है। सो यहाँ पे आपको रागी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में मिल जाता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मेज की। ठीक है, सो मेज काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, एंड इसको हम बोथ एज अ फूड एंड फॉडर, यानी कि हम लोग अपने खाने के लिए भी यूज करते हैं, और जो गाय भैंस हमारी आंटीज होती हैं, गाय भैंस आंटी, ठीक है, उनके लिए खाने के लिए भी हम लोग कई बार यूज करते हैं।
देन अगेन इट्स अ खारिफ क्रॉप। खारिफ का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा और रेनफॉल भी थोड़ा ज्यादा। सो टेम्परेचर चाहिए होता है मेज भाई को 21 से 27 डिग्री सेल्सियस एंड ये ओल्ड अलुवियल सॉइल यानी कि भांगर सॉइल में काफी बढ़िया बढ़िया ग्रो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मेज को राबी में भी ग्रो किया जाता है। यूजुअली मेज इज अ खारिफ क्रॉप, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में राबी सीजन में भी मेज को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करते हैं यहाँ पे एचवाईवी सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन हो गया, सो इसके थ्रू जो है ना जो प्रोडक्शन ऑफ मेज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मेजर स्टेट्स अगर हम बात करें तो बिहार की हमने बात करी तो बिहार तो हो ही गया। कर्नाटक है आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्रा हो गया बेटा, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। सो ये आपके मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, सो इनको याद रखिएगा, कर्नाटका उत्तर, ठीक है, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तो दे आर द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स फॉर यू। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे अपने अगले टॉपिक पे, यानी कि पल्सेस। दाल भाई, दाल, दाल तड़का, दाल मखनी, है ना, दाल कौन कौन सी दाल बनती है, दाल बुखारा, दाल तंदूरी, अलग अलग तरीके की दालें हैं। सो बच्चे, दाल और इंडियंस कैन नेवर सेपरेट, है ना। सो पल्सेस, दाल को हम इंग्लिश में पल्सेस कहते हैं। सो पल्सेस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। राइस के साथ दाल चाहिए, कुछ बढ़िया सब्जी के साथ दाल चाहिए, तो अपने को भैया दाल तो देखिए रोज चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। दैट्स द रीजन कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। यानी उगाएंगे भी हम और खाएंगे भी हम, तो हमारा ये वाला पॉलिसी चल रहा है। सो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। मेजर पल्सेस कौन कौन सी ग्रो करते हैं हम लोग देश के अंदर? उड़द हो गया, तूर दैट्स अरहर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, पीस हो गया, ग्राम यानी चने हो गए आपके। सो ये इंपॉर्टेंट दालें हैं बच्चे जो भारत के अंदर ग्रो की जाती हैं। अब जो पल्सेस होते हैं इनके साथ बड़ा एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, दैट दे नीड लेस मॉइस्चर। एंड अगर ड्राई कंडीशंस होंगे ना तब भी सरवाइव कर पाएंगे। देन दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स गाइस, दैट मींस कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो फिक्स करने की इनके पास पावर होती है। सो दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हियरबाय इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इनको हम कई बार क्रॉप रोटेशन यानी कि अलग अलग क्रॉप्स के साथ इनको मिला करके ग्रो किया जाता है, दैट हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो मेजर लाइक पल्सेस ये काम करते हैं। अरहर दाल को छोड़ के, अरहर का अपना अलग ही स्वाद है। सो अरहर को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पल्सेस हैं, दे ऑल हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, नाउ मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑब्वियस सी बात है यूपी और एमपी तो आने ही वाले हैं। दाल बहुत खाई जाती है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में भी बच्चों सांबर बनता है ना, तो उसमें भी दाल का यूज किया जाता है। कर्नाटका में भी आपको सांबर वगैरह काफी मिलेगा, तो दाल वहां पे यूज की जाती है। सो यूपी, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका आपका, फिर महाराष्ट्र, ये आपकी मेजर लाइक द पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है जी, तो ये तो कहानी हमारी पल्सेस की हो गई। हम लोग बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने फूड क्रॉप्स की बात की थी जनरली। अब ग्रेन्स के अलावा भी कौन कौन से फूड क्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं? सो पहले तो आ जाता होता है हमारे शुगर केन, यानी गन्ने के खेत में। सो किसी बच्चे ने अगर गन्ना खेत से तोड़ के खाया तो मुझे जरूर बताना। शुगर केन का जूस बहुत टेस्टी होता है गाइस, इट्स अमेजिंग, आई रियली लव इट। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, तो शुगर केन जो है बेटा वो ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल है। कहने का मतलब है भारत का जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है वहां पे भी आपको शुगर केन देखने को मिल जाएगा, और भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी आपको गन्ना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पे गर्मी भी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। दैट मींस टेम्परेचर रेंज इज 21 टू 27, तो 21 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। एनुअल रेनफॉल इसको 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नाउ जहां पे बच्चे रेनफॉल काफी कम होता है वहां पे अच्छे इरिगेशन के साथ आप ग्रो कर सकते हैं शुगर केन, एंड इट ग्रोज ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, बट द पार्ट इज सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक इसको मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील का आपको पता होगा बच्चे, शुगर प्रोडक्शन वहां पे बहुत ज्यादा होता है। सो ब्राजील के बाद इट्स इंडिया दैट प्रोड्यूसेस ऑन द सेकंड नंबर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ओके, सो अगर जो आप चीनी खाते हैं, जो आप गुड़ खाते हैं, खांडसारी होता है, विनेगर्स वगैरह होते हैं, वो शुगर केन से बनते हैं बच्चे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है ना शुगर केन हमको यहाँ पे देता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स में अगर हम बात करेंगे, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब और हरियाणा है। बट मैक्सिमम आपको यूपी, महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा शुगर केन, गन्ने के खेत देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, गन्ने से आगे चलेंगे ऑयल सीड्स पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑयल सीड्स।
2008 की अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चीनी मिनी चिंगचाओ के बाद हम 2008 में ग्राउंडनट के सबसे ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर थे। रेपसीड होता है बच्चे, सो दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, मेडिसिनल पर्पसेस एंड फॉर एडिबल पर्पसेस आल्सो। सो दैट प्रोडक्शन इन इंडिया वाज थर्ड, मतलब आफ्टर कनाडा एंड चाइना 2008 में हम थर्ड नंबर पे थे। सो अलग अलग ऑयल सीड जो है भारत का 12% टोटल एरिया कवर करते हैं, टोटल एग्रीकल्चर एरिया, राइट। मेन ऑयल सीड्स भारत में जो हम लोग यूज करते हैं वो ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली का तेल, फिर मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट हो गया, सेसमी और सेसम ऑयल, राइट, जिसको हम तिल का तेल कहते हैं, सोयाबीन ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, कॉटन सीड्स हो गए, लिन सीड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। सो इसमें मैक्सिमम तरीके के ऑयल तो बच्चों हम लोग खाना बनाने के टाइम पे यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर द कुकिंग पर्पसेस। जैसे ग्राउंडनट है, सो ग्राउंडनट आपका खारिफ क्रॉप है, यानी कि रेनफॉल थोड़ा ज्यादा और टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। सो इट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द ऑयल सीड्स, मतलब भारत में जितनी ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है उसमें से आधा ऑयल सीड तो ग्राउंडनट ही है, ठीक है। सो गुजरात जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, आफ्टर फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इन 2011 एंड 12, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। उसके अलावा लिनसीड और मस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लिनसीड और मस्टर्ड, सरसों जो है बच्चे ये आपका ठंड के टाइम पे ग्रो की जाती है। ऐसी जो सीसम है, इट्स अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी इन साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप सीसम यानी तिल जिसको बोलते हैं वो आप ग्रो करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली बच्चों खारिफ क्रॉप, और अगर आप साउथ इंडिया में ग्रो करेंगे तो आपका बन जाएगा राबी क्रॉप। कैस्टर सीड को अगर हम बोथ राबी और खारिफ कह सकते हैं, यानी दोनों ही सीजन्स में जो कैस्टर ऑयल या कैस्टर सीड्स है यहाँ पे ग्रो करने का पॉइंट रखते हैं। चलिए, तो इतनी सारी पढ़ाई करते करते आप लोग थक गए होंगे यहाँ पे, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी थकान मिटाने के लिए आपको गर्मा गर्म चाय दी जाए। तो चाय बोले चाय, गरम चाय है कि नहीं, तो भाई जिसको चाय चाहिए पी लो भाई, और जिसको कॉफी चाहिए मैं आपको कॉफी भी देता हूँ। रेलवे स्टेशन और टी इज एन अनएंडिंग स्टोरी, इजंट इट। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तब आपको कई बार सुनाई देता, ओ भैया चाय ले लो, चाय, गरम चाय बोलिए, गरम चाय। तो बेटा जो चाय है ये एक्चुअली इंडिया में बहुत पहले नहीं थी, बट ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इंडिया में चाय को पॉपुलराइज करने का। नाउ इंडिया रन्स ऑन चाय। आपको पता है कि भारतीयों को तो भाई सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, आंख नहीं खुली है ना, दिन कौन सा है बाद में पता करेंगे, भाई चाय लाओ, चाय, गरम गरम चाय। तो आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, इट्स अ वेरी कॉमन साइट, मॉर्निंग के टाइम पे लोग चाय पी रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। सो टी इज समथिंग दैट्स रियली रियली हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यू कैन से। सो टी प्लांट जो है आपका, टी बुशेस होती हैं एक्चुअली, छोटी छोटी, ठीक है। सो दे ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इनको डीप फर्टाइल सॉइल होता है जिसका ऑर्गेनिक मैटर बहुत रिच होना चाहिए, यानी कि ह्यूमस कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए सॉइल का। टी बुशेस को थोड़ा सा वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर्स। एंड अगर फ्रीक्वेंट शावर्स होती रहे, रेनफॉल होती रहे, सो इक्वली थ्रू आउट द ईयर, दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ द टी लीव्स। बिकॉज टी की जो पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियां बहुत टेंडर होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। एंड टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बच्चे टी को प्लग किया जाता है ना, टी गार्डन्स में पत्तियां तोड़ी जाती हैं, वो हाथ से तोड़ी जाती हैं, उसमें मशीनरी का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज बहुत सॉफ्ट एंड बहुत टेंडर होती हैं। तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हाथ से ही सारी पत्तियां प्लग की जाती हैं, फिर उसको आगे जाके प्रोसेस किया जाता है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि टी प्रोसेस, टी होती है, जो चाय होती है, उसके जो टी गार्डन्स होते हैं वहीं पे इसकी प्रोसेसिंग के लिए यूनिट होता है। सो वहीं पे इसको प्रोसेस कर दिया जाता है जिससे इसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे, राइट। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तो आपका आसाम है, दार्जिलिंग है, न्यू जलपाईगुड़ी है, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। इसके अलावा भी बच्चे हिमाचल में कांगड़ा टी बड़ी फेमस है ना, कांगड़ा वगैरह की अगर हम बात करें, कांगड़ा वाली चाय। सो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, त्रिपुरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ठीक है। 2008 के अंदर बच्चों इंडिया जो था वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय का आफ्टर चाइना एंड टर्की। तो टर्किश टी भी काफी फेमस है। टर्किश टी में वो सारे मसाले वगैरह डालते हैं, ठीक है, ऑल द गरम मसाला एंड ऑल, एंड दे जस्ट बॉयल द टी, सो दे डोंट प्रेफर टू ऐड मिल्क। सो टर्किश टी एंड टर्किश कॉफी आर वेरी वेरी फेमस, है ना। टर्किश सैंड कॉफी, टर्किश टी काफी फेमस है। तो आफ्टर लाइक चाइना एंड टर्की 2008 के अंदर इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। चलो अब ये आ गया मेरा फेवरेट पोर्शन, यानी कि कॉफी। आई एम अ डाई हार्ड कॉफी फैन गाइस, ठीक है। सो अगर आप भी हैं तो आप मुझे जरूर से बताइएगा। 2008 के अंदर इंडिया ने 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोड्यूस किया था, ठीक है। दुनिया का 3.2% कॉफी भारत से गया था 2008 के अंदर। अराबिका वैरायटी, ठीक है। कॉफी के बेटा दो वैरायटी होते हैं, एक अराबिका होता है, एक रोबस्टा होता है, ठीक है। रोबस्टा थोड़ा सा सस्ता क्वालिटी है, अराबिका इज द वेरी फाइन क्वालिटी गाइस। और अराबिका जो था यमन से भारत में लाया गया था,
ठीक है। सो एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबा भूदान, जो कि इंडेंचर्ड लेबर थे, जो कि बाहर काम करते थे। उन्होंने कॉफी बीन जो थे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, एंड तब से कॉफी कॉफी तो भाई पूरे इंडिया में है ना। सो ये जो अराबिका वैरायटी दैट हैज ह्यूज डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इनिशियली बाबा भूदान हिल्स, इसीलिए नाम भी इनके नाम पे पड़ गया, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। सो अगर आज भी हम बात करें, कॉफी को एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है। सो इट इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉफी से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जोग्राफिकल कंडीशंस को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो भाई मम्मियां कहती हैं कि भाई सब्जी खाया करो, फल खाया करो बच्चे, तभी तो बढ़ोगे। लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए, हमको चाहिए पिज्जा, हमको चाहिए बर्गर, हमको चाहिए हॉट डॉग। हम कहाँ खाने वाले हैं सब्जियां, बट ऐसा नहीं है भाई। तो द आर्ट ऑफ ग्रोइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। और भारत के अंदर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफी बढ़िया तरीके से ग्रो किए जाते हैं, राइट। जैसे नागपुर की अगर हमने बात सुनी है महाराष्ट्र के अंदर, तो नागपुर के संतरे भी काफी फेमस हैं, राइट। फिर अगर मैं बात करूं, मैंगोज भी बड़े फेमस है महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, नागपुर के संतरे यानी कि ऑरेंजेस बड़े फेमस है, और चेरापूंजी के भी। केरला के अंदर बनानास बड़े फेमस है, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना। तो इसके यहाँ पे आपको बनानास यानी कि केला काफी बढ़िया मिल जाएगा। लीची एंड गुआवा, यूपी का भैया अमरूद बड़ा फेमस है। ठीक है, खासकर प्रयागराज के आसपास एक वो गुआवा मिलता है, उसके अंदर पूरा रेड होता है, बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा टेस्टी। ठीक है, सो दैट्स इन यूपी एंड बिहार, लीची एंड गुआवा। पाइनएप्पल्स मेघालय, वाओ, पाइनएप्पल जूस है सुपर अमेजिंग गाइस। ठीक है, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ग्रेप्स आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रेप्स मिलते हैं। ग्रेप्स का अपना एक अलग फील है ना, मजा आ जाता है वो ब्लैक वाले ग्रेप्स खाने के बाद, तो है ना। तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, सो एप्पल्स वगैरह आपको हिमाचल में, कश्मीर में काफी ज्यादा मिलेंगे। एप्पल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, या कोई वॉलनट्स, अखरोट जिनको आप कहते हैं, राइट। सो आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सब काफी मिल जाएगा। सो आप जम्मू जाएंगे कभी भी, तो वहां पे वॉलनट्स काफी मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। कभी भी आप जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करिएगा तो बच्चे आपको मार्केट में बहुत वॉलनट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गाइस। तो इस तरीके से चीजें हैं, एंड हॉर्टिकल्चर इज ऑल अबाउट ग्रोइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंडिया का काफी बढ़िया रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ हॉर्टिकल्चर एज वेल। ठीक है, चलिए। सो अभी तक तुमने खाने पीने की बात कर ली, हमने फूड क्रॉप्स की बात कर ली। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, यानी कि नॉन फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स के अलावा भी हम लोग बहुत सारे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे रबर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि इक्वेटर के आसपास वाले जो एरियाज है, वहां पे रबर काफी बढ़िया ग्रो करता है। और स्पेशल कंडीशंस अगर अप्लाई की जाए, प्रॉपर इरिगेशन या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को, तो आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, यानी 200 सेंटीमीटर से ऊपर का इसको रेनफॉल चाहिए। एंड टेम्परेचर राउंड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है। रबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रीजन, रबर से बच्चों कितनी सारी चीजें बनती है, टायर्स बनते हैं, कुशनिंग बनती है, आई मीन व्हाट नॉट इज मेड आउट ऑफ रबर गाइस। ठीक है, तो मेजर कहां ग्रो किया जाता है, भारत के सदर्न स्टेट्स में। इक्वेटोरियल की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वेटर के नियर वाले एरियाज आप याद कर लीजिए, यानी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार हो गया। और एक स्पेशल केस है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया का, वो है गारो हिल्स ऑफ मेघालय। सो 2010 के अंदर, 2010-11 के अंदर बच्चों, इंडिया जो था फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था अमंग द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर, राइट गाइस, नॉट द सिंथेटिक वन बट द नेचुरल वन। फाइबर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे जो कॉटन है, जो हमारा जूट है, जो हेम्प है, सिल्क है, ये चार मेजर फाइबर क्रॉप्स है जो कि भारत में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हमारे कॉटन है, हमारा जूट है, हेम्प है, और हमारा सिल्क है। ये चार इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं दैट आर ग्रोन इन इंडिया। इसमें कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन काफी जरूरी है, कॉटन एंड जूट 100% बच्चे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा कॉटन और जूट से। सो 2008 के अंदर इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चीनी मिनी चिंगचोंग, दैट इज चाइना। ठीक है, कॉटन जो है बच्चों काफी अच्छा ग्रो करता है इन द ड्राई रीजन्स और द ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। आपको पता है कि कॉटन के लिए जो बेस्ट सॉइल होता है वो आपका ब्लैक सॉइल होता है। साथ ही साथ कॉटन को काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल कम चाहिए होता है, 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट इज समथिंग लाइक जो बर्फ जैसा दिखता है आपको, बट एक्चुअली वो आइस नहीं होता है। जब टेम्परेचर बहुत कूल हो जाता है ना, तो आपको पेड़ों के ऊपर फ्रॉस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो इट डज नॉट रिक्वायर फ्रॉस्ट एट ऑल, इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ब्राइट सनशाइन चाहिए, एंड इट्स अ खारिफ क्रॉप। द इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इट्स अ खारिफ क्रॉप। ठीक है, और 6 से 8 महीने लगते हैं इसको ग्रो करने में। तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको डेक्कन प्लेट्यू रीजन में मिलेंगे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है आपका, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है।
तमिलनाडु है, पंजाब हरियाणा और यूपी के अंदर बच्चों मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है। बट मेजोरिटी अगर आपको कॉटन देखना है तो आप भारत के सेंट्रल इंडिया में जाइए, कॉटन प्रोडक्शन एकदम बिल्कुल प्रॉपरली आपको दिखेगा। तो जूट, जूट से बनती है रस्सियां, जूट से बनते हैं बैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्टाइल सॉइल्स में ग्रो करता है, फ्लड प्लेन्स में, ऐसे एरियाज जो काफी ज्यादा फ्लडेड होते हैं एवरी ईयर, एंड इनका जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो काफी ज्यादा रिन्यू होती रही हो। जैसे बंगाल वाला रीजन बहुत बढ़िया है, वेस्ट बंगाल का रीजन बच्चे काफी फ्लड प्रोन है, और वहां पे जो मिट्टी है वो भी काफी ज्यादा जल्दी जल्दी रिन्यू होता है। सो वेस्ट बंगाल है आपका, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हुआ, मेघालय, ये आपकी मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग बैग्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, यान बनता है, कारपेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं जूट से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बेटा वो काफी ज्यादा हाई है। सो ड्यू टू द हाई कॉस्ट, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, आपके नायलॉन हो गए, ठीक है, तो ये जो है ना जूट की मार्केट को रिप्लेस करते जा रहे हैं, बिकॉज सिंथेटिक वाले सस्ते पड़ते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और प्रोसेस भी थोड़ा इजियर होता है। सो दैट्स द रीजन जूट इज लूजिंग द मार्केट। इवन बांग्लादेश के अंदर जूट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं, हम आ जाते हैं फाइनली हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, यानी कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो कहने की बात यह है कि भाई सरकार ने हमारे भारतीय एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़िया करने के लिए क्या क्या काम किए। सो कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नंबर वन, क्यों जरूरी थे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जरूरी क्यों थे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बट आल्सो एट द सेम टाइम मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट। दैट मीन्स कि एनवायरमेंट को नुकसान भी ना हो और हमारा एग्रीकल्चर भी फ्लरिश करे। दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई दीस रिफॉर्म्स आर नीडेड। Then, apart from development, despite developing the different source of irrigation, बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर that are still dependent upon the monsoon and natural fertility, यानी कि इनको जो मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स हैं वो नहीं मिल पाते, they are not able to manage that, most probably because of the lack of money। छोटे किसान हैं, इतना मैनेज नहीं कर पाते, that's why we need some reforms। एंड किस चीज को प्रायोरिटी दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट वाज द प्रायोरिटी। तो समझो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कलेक्टिवाइजेशन, यानी छोटे छोटे फार्म साइज को मिला करके थोड़े से बड़े फार्म्स क्रिएट करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी को हटाना ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो थोड़ा निकल पाए अपने डेब्ट या कर्जों से, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर आती हैं। फिर हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स करना, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना, ये मेरा पहला प्रायोरिटी था भारत के अंदर, राइट। मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, जो लैंड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, बहुत सारे लॉज बनाए गए लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। तो लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो इनका इंप्लीमेंटेशन था इतना सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लूप होल्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लूप होल्स गाइस, तो इसके चलते हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो काफी ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो बट फाइनली 1960s एंड 70s के अंदर जो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स आए हैं दैट हैव बीन रियल रियल अमेजिंग। वो बीच में पूरा भाग गया था वीडियो छुप करके कहीं पे, है ना। सो मैंने सोचा वापस लेके आ जाता हूँ तुमको। चलो से ऑलरेडी बैक गाइस, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। चलिए, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, सो बेटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यहाँ पे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बेनिफिटेड ओनली फ्यू स्टेट्स, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दोज हैव रिसीव्ड द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। एंड इट मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स डेफिनेटली। यानी कि पहले क्या होता था, बहुत सारे क्रॉप्स को हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे जिससे भारत का डेब्ट और बढ़ता था। सो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर को अगर कभी आपसे पूछा जाए वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इट्स एमएस स्वामीनाथन, ठीक है जी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। सो इट हैज really like you can say advanced agriculture in India, but at the same time it has serious repercussions on the environment। यानी कि जो हमने दबा करके फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए उसका एनवायरमेंट पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। दैट्स द रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन इज अंडर क्रिटिसिज्म नाउडेज। व्हाइट रेवोल्यूशन हमने एम किया था, अंडरटेक किया था, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दैट वाज एम्ड एट इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन। ऐसे हमने ब्लू रेवोल्यूशन अंडरटेक किया था जहां पे हम लोग जो सी फूड है या सी प्रोडक्ट्स हैं, फिशरीज हैं, उनकी प्रोडक्शन को एम करने के लिए हमने ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पे रन किया, ठीक है। तो 1960 से 70 के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं। कुछ और बढ़िया बढ़िया रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो लाइक सरकार अभी क्रॉप इंश्योरेंस देती है अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स एंड ऑल। ग्रामीण बैंक्स बनाए गए जहां से किसानों को आसानी से लोन दिया जा सके।
कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की गई है, बैंक्स को लाइक बैंक्स हैव कम फॉरवर्ड, बैंक्स हैव बीन लाइक डायरेक्टेड टू प्रोवाइड लोन्स एट अ वेरी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं तो बेचारा छोटा किसान तो अपना कर्जा भरते भरते ही परेशान हो जाता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बेटा ये वो प्राइस होता है जो कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि सरकार कहती है कि हम आपसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेन्स हम आपसे खरीदेंगे इतने दाम पे, ठीक है। तो इससे एक सिक्योरिटी हो जाती है आपके पास कि एटलीस्ट आपका सामान बेकार नहीं जाने वाला, कुछ सामान तो जो हमारी लाइक गवर्नमेंट है वो खरीद लेगी, राइट। चलिए, सो ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड है, जैसे किसान परचेज कर सकता है अपने नीड्स एंड उसके बाद में पे ऑफ कर सकता है अपने डेब्ट को। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, वेदर बुलेटिन है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लाई है हमारी गवर्नमेंट ने। सो बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारा एम किया है भारतीय एग्रीकल्चर को यहाँ पे इम्प्रूव करने का, राइट। So these are some of the things. Moving on further guys, जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन उठता है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा लेस है एग्रीकल्चर का, ठीक है। 1951 से अगर हम बात करें तो जो जीडीपी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में स्टिल एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सेक्टर। 2010-11 की अगर हम बात करते हैं तो 52% भारत का जो वर्क पॉपुलेशन था दैट वाज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी 44% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है बच्चे की कई बार एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि लग तो रहा होता है कि ये लोग काम कर रहे हैं बट उनके काम करने का कोई बेनिफिट होता नहीं, बिकॉज देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओवरऑल फार्म, राइट। दैट्स अ रीजन कि जो नंबर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के वो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे नहीं है। एज अ रिजल्ट इट शोज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई जो डिक्लाइनिंग शेयर है फार्म सेक्टर का ये क्यों कंसर्निंग है। तो बहुत सिंपल है बच्चे, जो डिक्लाइनिंग शेयर है जीडीपी का इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज कोई भी डिक्लाइन या स्टैग्नेंट कंडीशन अगर आती है एग्रीकल्चर के अंदर तो दूसरी इकोनॉमीज को भी इंपैक्ट करने वाली है, ठीक है। और बहुत जरूरी है कि बच्चे अगर एग्रीकल्चर ही हमारा फ्लरिश नहीं करेगा ठीक से तो जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके फूड नीड्स को कैसे पूरा किया जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल फार्मिंग वैसे हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट करती है। सो देयर इज अ नीड दैट वी शुड टेक केयर दैट जीडीपी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीजेस, राइट। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए, जैसे हमने आईसीएआर एस्टैब्लिश किया है, इंटरनेशनल दैट्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई है जहां पे लोग पढ़ाई कर सके, जान सके, साइंटिफिक अप्रोच अपना सके अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की। वेटनरी सर्विसेज आर देयर, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स आर देयर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट्स, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोलॉजी, यानी कि वेदर बुलेटिन अगर सही होंगे, वेदर फोरकास्ट अच्छे होंगे तो आप एग्रीकल्चर को भी आप उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, यानी कि न्यू सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, न्यू मॉडर्न मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट हैव बीन डन बाय द फार्मर्स, बाय द गवर्नमेंट यू कैन से। बात ये आती है, हमारा आज का आखिरी टॉपिक चल रहा है बच्चे ये कि फार्मर्स क्या क्या बड़ी बड़ी समस्याएं, चैलेंजेस क्या है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरनेशनल कंपटीशन। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करिए तो बच्चे इंटरनेशनल कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी देश हो गए, यूएस हो गया, यूके हो गया, वहां पे फार्मर्स का जो नंबर है वो काफी कम है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट बेनिफिट्स उनको ज्यादा दे पाती है एंड द लैंड साइज होल्डिंग्स टू द फार्मर्स आर वेरी वेरी लार्ज गाइस, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर वो काफी कम हो चुका है, इरिगेशन में, पावर में, रूरल रोड्स के अंदर। सो उसको बढ़ाने की जरूरत है। सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स पे, फर्टिलाइजर्स वगैरह कॉस्टली आते हैं, तो सब्सिडी भी कई रिसेंट टाइम्स में डिक्रीज हुआ है। सब्सिडी बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, सपोज करिए एक चीज 1000 रुपए की है तो आप 1000 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, 600 रुपीज पे कर देगी उस 1000 रुपए में से, सो आपको जो है वो सिर्फ 400 रुपए का पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ए सब्सिडी, द पार्ट पेड बाय द गवर्नमेंट। तो फर्टिलाइजर्स के ऊपर अभी सब्सिडी रिड्यूस हुआ है जिसके चलते इट गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल फार्मर्स टू परचेज दीज थिंग्स, ठीक है। बिकॉज जब सब्सिडी कम होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो आप सेव भी नहीं कर पाओगे। देन रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटीज। अब क्या हुआ, जो इंपोर्ट टैक्स लगता था बाहर से चीजें मंगाने के लिए वो कम कर दिया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, अगर इंपोर्टेड सामान सस्ता बिकेगा तो लोकल फार्मर से सामान कौन खरीदेगा। सो दैट हैज प्रूव्ड टू बी वेरी वेरी बैड फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। क्वेश्चन उठता है कि बच्चे जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन मतलब कनेक्टिंग विद द डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मैन, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, राइट। सो 1990 के बाद जो है फार्मर्स के पास बहुत बड़ा चैलेंज आया है एंड जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं दे आर स्टिल नॉट एबल टू कॉम्पीट ऑन द इंटरनेशनल लेवल्स विद द डेवलप्ड कंट्रीज फार्मर्स।
क्योंकि वहां के फार्मर्स एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें, साइंटिफिक मेथड्स यूज करें, तो हमारा जो क्रॉप्स है बच्चों कहीं ना कहीं कॉम्पीट नहीं कर पाते। मोर ओवर उनका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सब्सिडाइज्ड है, यानी उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो प्रॉफिट्स उनके बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां पे फार्मर्स का जो पॉपुलेशन है बच्चे वो भी काफी कम है, बिकॉज उनका मैक्सिमम जनता बच्चे वो पढ़ी लिखी जनता है, एंड काफी ज्यादा हाई लिटरेसी रेट्स वाले कंट्रीज हैं, सो दे आर वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, तो जो प्राइमरी सेक्टर का लोड है वो काफी वहां पे कम हो जाता है, जिसके चलते सरकार काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आज के लास्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेहतरीन बता सकता हूँ बच्चे, हमारे कुछ ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा क्विक गो थ्रू बैच है 10th के लिए, जहाँ पे हम आपको मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ऐसे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं। साथ ही साथ 9th के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, तो आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर 9th में है तो उनको जरूर बताइए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए। हमारे कुछ बैचेस 18 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस और एसएसटी के स्पेशली केस स्टडीज प्रिपेयर करा रहे हैं आपको, राइट। और एक एडवांस मैथ्स मैराथन बैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जहां पे हम आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा सारा सॉल्व करा रहे हैं आपको। सो क्लास 10 से बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जल्दी से आइए और ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ बच्चे अगर 25 अक्टूबर यानी कि मंडे से पहले आप 25 अक्टूबर से पहले ले लेते हो सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक, तो आपको मिल जाता है सीबीएसई और क्रिएटिव कॉर्नर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 4 मंथ्स, अगर आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। उससे ज्यादा का करोगे तो 6 और 8 मंथ्स के लिए भी आपको फ्री मिल सकता है। क्रिएटिव कॉर्नर आपकी क्रिएटिविटी को बच्चे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है विद अनअकैडमी एक्सपर्ट्स। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस कि अगर आप जेई के एस्पिरेंट है, जेई पढ़ाई करना चाहते हैं अपने 10 के साथ साथ, तो आपके लिए कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, सिर्फ 68,682 रुपीज में आप ये पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट है तो मेडिकल वालों के लिए हमारे पास बहुत ही खास गिफ्ट है, ठीक है। दैट मींस आप बच्चे अपने 10 के साथ साथ अपनी मेडिकल की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, एंड द एंटायर प्राइस फॉर द कोर्स इज जस्ट 64,483 रुपीज गाइस, कंप्लीट मेडिकल नीट यूजी प्लस सीबीएसई। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन ये सिर्फ पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है, तो जल्दी से बुक योर स्लॉट गाइस। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक बात करते हैं कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं भारतीय एग्रीकल्चर को और कैसा बेहतर बना सकते हैं। सो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन अंडर स्क्रूटनी, तो नेक्स्ट टाइम वी हैव एनी रेवोल्यूशन मेक श्योर दैट इट इज सस्टेनेबली मैनेज्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी बढ़िया ऑल्टरनेटिव, आजकल काफी फेमस भी है ना, दैट इज यूजिंग द नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल मैन्योर्स, डाइवर्सिफाइंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स। सीरियल्स से हमें थोड़ा हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, बायोडीजल्स, क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा, जोजोबा, इस चीज को इनको कम एरिएशन चाहिए होता है राइस और शुगर केन का कंपैरिजन में, सो वी शुड प्रमोट दीस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छा होता है इनका, राइट। सो इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर ग्रोइंग अ वाइड वैरायटी ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिनका मार्केट के अंदर प्राइस बहुत अच्छा मिले। सो आई थिंक विद ऑल दीस डेवलपमेंट्स लॉट्स एंड लॉट्स कैन बी अचीव्ड। सो बच्चे ये था आपका एग्रीकल्चर चैप्टर इन वन शॉट, एंड अगर आपको पसंद आया तो गाइस प्लीज लाइक जरूर करिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप नए तो। बच्चे एक कोड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 10 आपको 10% का ऑफ दिला सकता है आपके आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शंस पे। अनअकैडमी आप अभी डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए बच्चे, आप यूज द फीचर्स, एक्सप्लोर द फीचर्स, यूज द कोड सीबीएसई 10। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूं यहाँ पे, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर, एंड अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं आपसे। तो अगले वीडियो में आपको क्या कराने वाला हूं, मैं फेडरलिज्म करवाऊंगा, वन शॉट रिवीजन आपके साथ। एंड इस वीडियो को देखिए, कुछ डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून गाइस। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए पढ़ाई ओनली ऑन अनअकैडमी विद मी यानी कुणाल के साथ। कीप क्रैकिंग गाइस, लेट्स क्रैक इट।